नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक बार फिर से एक कदम शिक्षा की ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा के अंदर हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में और हमने पढ़ लिया था गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का परिचय। कि भाई पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत का परिचय, और उस सिद्धांत के बारे में मैंने बताया था आपको कि भाई वर्दीमर सिद्धांत का जनक गेस्टाल्टवाद जो भी दिया वो वर्दीमर ने दिया, और वर्दीमर के साथ दो सहयोगी और थे, कॉपका और कॉयलर। एक शब्द का भी चर्चा की थी, गेस्टाल्ट शब्द, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का अर्थ मैंने बताया था आपको संपूर्ण आकार या समग्र आकार भी बोल सकते हैं और एज ए होल भी कह सकते हैं। 1913 के अंदर मैंने बात की थी। 1916 में एक कॉलर नाम का मनोवैज्ञानिक था, उसने दी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक, द मेंटल एबिलिटी ऑफ एप्स नामक पुस्तक लिखी, जिसे अपन वनमानुष की मानसिकता भी कह सकते हैं हिंदी में, लिखी, जिसके अंदर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इतना हमने देख लिया। उसके बाद में 1916 के अंदर एक कोपका नामक मनोवैज्ञानिक थे, वो एसोसिएट प्रोफेसर बने, और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद में उन्होंने कॉयलर के प्रयोग, जो कि कॉयलर प्रयोग कर रहा था चिंपांजी बंदर पर, उन्होंने उस प्रयोग में सहायता की, और सहायता करते हुए 1921 में दी ग्रोथ ऑफ माइंड नामक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक में उन्होंने बताया कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का विकास, माफ करना, अंतर्दृष्टि का विकास, जिसमें बताया कि मस्तिष्क का विकास अंतर्दृष्टि से होता है। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बात की कि भाई गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत हैं, उनके अन्य नाम कौन कौन से नाम हैं। तो उसमें एक तो सूझ का सिद्धांत नाम बताया था मैंने, दूसरा अंतर्दृष्टि सिद्धांत बताया था, संपूर्ण आकार का सिद्धांत नाम बता दिया था, एक समग्रवाद का सिद्धांत बता दिया था, और पांचवा नाम मैंने बताया था सूझबूझ का सिद्धांत। यहाँ तक अपनी बातें हो चुकी थी। आज उसके बारे में बात करेंगे, प्रयोग के बारे में। प्रयोग प्रयोग में क्या होता है कि कॉलर ने क्या किया कि एक बंदर, जो कि सुल्तान नाम का था, चिंपैंजी बंदर, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। कमरे के अंदर बंद कर दिया और छत पर उसने टांग दिए थे केले। ठीक है, और उस कमरे में दो बॉक्स और कुछ छड़ें पटक दी, एक छड़ पटक दी। अब जैसे ही बंदर को बंद कर दिया और बंदर को भूख लगी, तो बंदर ने केलों को देखा, तो बंदर उनके उछल कूद करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसके हाथ नहीं लगी और वह थक करके बैठ जाता है। फिर वह पूरे कमरे का निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करने के बाद यह चीज देखता है कि उस कमरे के अंदर उस कमरे के अंदर दो बॉक्स और एक छड़ पड़ी हुई है। फिर उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है, उस विचार को अपन सूझ कहते हैं, कि क्यों ना इन बॉक्स के माध्यम से तथा छड़ के माध्यम से केलाओं को प्राप्त किया जाए। तब उसने एक बॉक्स लिया, बड़ा वाला बॉक्स, और उस बॉक्स के ऊपर छोटा बॉक्स रखा, फिर उन पर खड़ा होकर के छड़ के माध्यम से केले प्राप्त कर लेता है और उन केलों को खा करके आराम से अपनी भूख मिटा देता है। उसने ये प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रयोग में अपन लिखेंगे कि कॉलर ने, एक बार इस प्रयोग को लिख लेते हैं शॉर्ट रूप में, कि कॉलर ने सुल्तान नामक बंदर पर कॉलर ने सुल्तान नामक बंदर पर छड़ी व बॉक्स के माध्यम से
दो प्रयोग किए। कोहलर ने सुल्तान नामक बंदर पर छड़ी व बॉक्स के माध्यम से दो प्रयोग किए तथा सुल्तान को एक कमरे में बंद कर देता है तथा वह सुल्तान को एक कमरे में बंद कर देता है तथा उस कमरे में एक बड़ा बॉक्स एक छोटा बॉक्स तथा एक छड़ रख देता है। छड़ रख देता है, ठीक है। और छत पर केला टांग देता है या फिर लटका देता है। अब सुल्तान ने केले प्राप्त करने के लिए केले प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह उन प्रयासों में असफल रहा। तथा थककर बैठ गया। थककर बैठ जाता है। अब सुल्तान पूरे कमरे का अध्ययन करता है। अब सुल्तान पूरे कमरे का निरीक्षण करता है। अब सुल्तान पूरे कमरे का निरीक्षण करता है और वह उस कमरे में पाता है कि एक बड़ा बॉक्स, एक छोटा बॉक्स और एक छड़, और वह उस कमरे में एक छड़ वह बॉक्स को देखता है। अब बॉक्स और छड़ को देखने के बाद बॉक्स तथा छड़ को देखने के बाद सुल्तान के मस्तिष्क में बॉक्स व छड़ को देखने के बाद सुल्तान के मस्तिष्क में एक विचार या फिर सूझ भी बोल सकते हैं उसे, एक विचार उत्पन्न होता है कि क्यों ना बॉक्स
वह छड़ के माध्यम से कि क्यों ना बॉक्स व छड़ के माध्यम से केलाओं को प्राप्त किया जाए। प्राप्त किया जाए और वह ऐसा ही करता है। और वह ऐसा ही करता है। और वह केला प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये अपना इसका प्रयोग हुआ था। और जो ये प्रयोग है, इस प्रयोग का अपन दैनिक जीवन में भी उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल लें कि भाई बंदर वाला समझ में, एक प्यासा कुआ कहानी सुनी होगी आपने। उसके अंदर प्यासे कुएं के अंदर कुआ एक घड़ा देखता है, ठीक है, और उस घड़े में पानी कम होता है और उस घड़े के चारों बगल छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक कुआ था, थर्स्टी क्रो वाली कहानी पढ़ी होगी कि भाई एक कुआ है, वो बहुत प्यासा होता है, वो एक घड़े को देखता है, घड़े में पानी कम होता है। फिर उसके मन में एक विचार आता है, मस्तिष्क में एक विचार आता है और वो पड़े हुए आस पड़ोस में देखता है और वहाँ पर उसको कंकड़ पड़े हुए मिलते हैं। उन पड़े हुए कंकड़ों को एक एक करके मटके में डालता है, जिससे कि पानी ऊपर आ जाता है और कुआ प्यास बुझा करके उठ जाता है। तो वहीं पर जब कुआ की पानी तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके मस्तिष्क में भी एक विचार आया, जो विचार कि भाई क्यों ना इन कंकड़ पत्थर को उठा करके पानी में डाला जाए। तो उसने ऐसा ही किया कि भाई एक एक कंकड़ उठाए और पानी के अंदर डाल दिए, जिससे कि ये पानी का लेवल ऊपर तक आ जाता है और कुआ प्यास बुझा करके उड़ जाता है। ये अपने एक सिंपल रूप में समझें तो अपने थर्स्टी क्रो कहानी, प्यासे कुआ वाली कहानी एकदम सटीक गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर आधारित है या फिर लागू होती है। ये चीज समझ में आ गई। इसका दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं अपन कि भाई न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा आपने कि ऊपर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे जब बैठता है तो ऊपर से एक फल सेब आकर के उसके सर पर गिरता है। तब उसके मन में, मस्तिष्क में एक विचार आता है कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। उसके आधार पर उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर ली। यानी कि अचानक उत्पन्न होने वाली जो विचार हैं उन्हें अपन सूझ कहते हैं, किसी क्रिया। एक और उदाहरण लेते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक मैदान है या फिर स्कूल क्लासरूम ले लो, और क्लासरूम के अंदर खेलते हुए किसी बालक की बॉल एक जो भी पानी निकलने का होता है उसके अंदर गिर जाती है। सारे बच्चे उसको निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको निकाल नहीं पाते हैं। तब किसी न किसी बच्चे के दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना इसको किसी चिमटे की सहायता से निकाला जाए। तो वो जो विचार आया चिमटे की सहायता से, उसे अपन सूझ कहते हैं, और वो बालक चिमटे की सहायता से उसको निकाल लेता है बॉल को। तो ये जो अचानक उत्पन्न होती हैं इनको ही अपन सूझ कहते हैं। अचानक आइडियाज बोलते हैं ना कि भाई आइडिया आया, तो वो चीज़ है ये। अचानक आने वाली चीज़ें, अचानक आने वाले विचार सूझ के अंदर आएंगे। वही चीज़ अपने बंदर के साथ हुई थी, चिंपैंजी के साथ, सुल्तान के साथ, कि बॉक्स को चारों बगल देखा कमरे के अंदर, उसको दो बॉक्स मिले, एक छड़ मिली, तो एक बड़े बॉक्स के ऊपर उसने छोटा बॉक्स रखा और छोटे बॉक्स के ऊपर चढ़ करके
छड़ी से उन केलाओं को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये चीज अपने इसमें आती है। अपना सबसे बेस्ट उदाहरण होता है ये प्यासा कुआं वाली कहानी। आपने बहुत पढ़ी होगी कई बार भी, छोटी कक्षाओं के अंदर किताबों में चलती थी ये। और सिमिलरिटी एक बार देखा जाए तो एक जैसा प्रयोग लगता है बिल्कुल भी। एक बंदर वाला प्रयोग यानी कि सुल्तान वाला, और कोए वाला, ये दोनों एकदम बराबर हैं। किसी को भी समझ में आ सकता है, ये चीज तो समझ में आ गई, उसके बाद में ये तो आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि गेस्टाल्टवाद 2 चरणों में संपन्न होता है। जो अपन ने प्रयोग देखा ये 2 चरणों में संपन्न होता है। गेस्टाल्टवाद 2 चरणों में संपन्न होता है। अब वो 2 चरण कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला जो चरण है कि समस्या का समग्र रूप से, समस्या का समग्र आकार में अध्ययन करना। कि भाई कोई भी समस्या है उसको पहले पूरा देखना, जैसा बंदर ने चिंपांजी ने किया, पूरे कमरे का निरीक्षण कर लिया। यानी कि समस्या आई, समस्या क्या थी कि केले प्राप्त करने थे। उसने समग्र आकार पूरे कमरे को देखा, पूरे कमरे को देखा, उसका अध्ययन कर लिया समस्या के लिए। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट, 2 चरण है। समस्या का समग्र आकार में अध्ययन, और दूसरा है समस्या के संबंध में। जो दूसरा चरण है समस्या के संबंध में सूझ या अंतर्दृष्टि। इन 2 चरणों में ये प्रयोग संपन्न होता है। पहला तो समस्या के, जो भी समस्या है उसका समग्र रूप से अध्ययन करना, पूरा एक बार पढ़ लेना, देख लेना, चारों तरफ देखना कि क्या चीज़ उपलब्ध हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। अब अध्ययन करने के बाद में दूसरी चीज़ आती है कि भाई समस्या के संबंध में सूझ उत्पन्न होना। कि जैसे बॉक्स को देख लिया, बॉक्स के देखते ही तुरंत उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ आना कि बॉक्स को ऊपर रख करके प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि विचार, आइडिया, ये दोनों चीज़ें अपने सामने आती हैं। तो गेस्टाल्टवाद 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण तो हो जाएगा कि भाई समस्या का समग्र आकार में अध्ययन करना, और दूसरा हो जाता है समस्या के संबंध में सूझ उत्पन्न करना या फिर सूझ आना। ठीक है, उसके बाद में बातचीत करते हैं अपन गेस्टाल्टवाद के शैक्षिक महत्व। गेस्टाल्टवाद के शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व मैंने आपको 2-3 उदाहरण तो पहले बता ही दिए, उन उदाहरण को देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो अपने यही आता है कि प्यासा कुआं।
प्यासा कोआ। दूसरी बात करें न्यूटन का नियम। ठीक है। तीसरी बात करें कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का चयन। पहला प्यासा कोआ, दूसरा गुरुत्वाकर्षण का नियम जो कि न्यूटन ने बताया था, और तीसरा अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का चयन हो जाता है। चौथा देखते हैं प्रायोजना या अनुसंधान। प्रायोजना या अनुसंधान का निर्माण या खोज विधि, ये तीनों के तीनों इसी में आती हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि एक समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, तो ये देखने में 5 शैक्षिक महत्व हो जाते हैं। पहला हो जाता है प्यासा कोआ, दूसरा हो जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाता है, तीसरा हो जाता है अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का चयन हो जाता है, चौथा हो जाएगा प्रायोजन या अनुसंधान, जिसे खोज विधि भी कह सकते हैं, और 5वीं हो जाती है समस्या समाधान विधि हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में बातचीत करते हैं कि भाई गेस्टाल्टवाद, जब गेस्टाल्टवादी किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो उसके बाद में किस प्रकार की अनुभूति प्राप्त करते हैं। नोट लगा के लिख लेना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और पूछते भी हैं इसको कि जब गेस्टाल्टवादी समस्या का समाधान, जब गेस्टाल्टवादी समस्या के समाधान के पश्चात, ऐसा कर लिखते हैं इसको, समस्या के समाधान के पश्चात, समस्या के समाधान के पश्चात गेस्टाल्टवादी आहा अनुभव करते हैं। गेस्टाल्ट आहा अनुभव करते हैं। ये चीज़ अपने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात है कि गेस्टाल्टवादी समस्या समाधान, जब समस्या का समाधान हो जाता है तो किस प्रकार के अनुभूति प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं, आहा। ये कई बार पूछा जा चुका है और इस प्रकार के आंसर ज़्यादातर गलत ही होते हैं, ध्यान नहीं दें तो, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, जबकि ये आहा अनुभव करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सूझ जो चीज है उसको प्रभावित करने वाले कारक। सूझ को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं, ये चीज अपन देखते हैं। सूझ सबसे पहले प्रभावित क्या चीज करेगी सूझ को, कि बुद्धि सबसे पहले प्रभावित करने वाली है अपने बुद्धि। ठीक है। दूसरा हो जाता है प्रत्यक्षीकरण, देखने वाली, प्रत्यक्षीकरण।
अगर हम चीज़ को देखेंगे ही नहीं तो सूझ उत्पन्न होगी नहीं, कोई जुगाड़ बोलते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है इसमें। तीसरी, अनुभव। ठीक है। चौथी बात आती है अपने सामने, समस्या का आकार। समस्या का आकार। और जो पांचवा है वो प्रयत्न है। ठीक है, ये हमने समस्या जो कि सूझ है, सूझ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बातचीत कर ली थी। आज मैंने इस क्लास के अंदर गेस्टाल्टवादियों के प्रयोग के बारे में बताया। प्रयोग के बारे में बताया, प्रयोग के बाद में जो समस्या थी अपने सूझ के अंदर, कि इस सूझ में को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो ये प्रयोग था कितने चरणों में संपन्न हुआ था, इन चीज़ों के बारे में बातचीत की थी। अगर इस सिद्धांत से संबंधित, ये अपने गेस्टाल्टवाद सिद्धांत यहीं पर पूरा होता है। अगर इस सिद्धांत के संबंध में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिख देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमें भी प्रतिपुष्टि प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का अवसर वो मिले। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।